नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। हम लोग दोस्तों देखेंगे भारतीय इतिहास का फर्स्ट चैप्टर सामान्य परिचय, और उसका पहला प्रश्न है इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। तो इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है दोस्तों अतीत का। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है, इतिहास के तहत दोस्तों अतीत का अध्ययन किया जाता है। बीते हुए चीज़ों के बारे में जानना ही इतिहास कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, हेरोडोटस। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, हेरोडोटस। अगला प्रश्न है तीसरा, निम्नलिखित में से किसने स्पष्ट कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, थ्यूसिडाइडिस। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, थ्यूसिडाइडिस। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है, द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है हेरोडोटस। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है हेरोडोटस। अगला प्रश्न है दोस्तों पांचवा, इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है। तो ए, हेरोडोटस से। इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है। तो ए, हेरोडोटस से। छठा प्रश्न है, इतिहास अपने को दोहराता या कथन या किसका कथन है। तो छठा का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, हीगेल का। इतिहास अपने को दोहराता या किसका कथन है, हीगेल का। सातवां प्रश्न है, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, हीगेल का। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कुछ भी नहीं सीखता, यह कथन किसका है, हीगेल का। सातवां प्रश्न है, किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये, कार्ल मार्क्स का। किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ये कार्ल मार्क्स का। नौवां प्रश्न का रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला। अगला है, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, मार्क्स ने। निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो 10 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी का, मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है। तो 11 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, सीले का। इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है, सी, सीले का। अगला 13वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए का हो जाएगा दोस्तों 3, यानी ओक 60 का हो जाएगा। यह सच है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है, यह कथन किसका है दोस्तों, ओक 60 का। अगला बी का हो जाएगा दोस्तों 4, ट्रेवेलियन, इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। ट्रेवेलियन, इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। अगला सी है, कॉलिंगवुड, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये, संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। कॉलिंगवुड संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। चौथा है ब्यूरी का, इसका 2 हो जाएगा, इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों 14वां, इसका मैं फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों, ओक 60 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 3। सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। दूसरा ट्रेवेलियन, इसका आंसर 4 हो जाएगा, इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। ट्रेवेलियन, इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। सी है कॉलिंगवुड का आंसर हो जाएगा ए, संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है।
कॉलिंगवुड संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। ब्यूरी का डू हो जाएगा इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। अगला है, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, बेनेडिटो क्रोचे। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, बेनेडिटो क्रोचे। इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता यह किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, E.H. कार ने। इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता यह किसने कहा था? ए, E.H. कार ने। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्ता अक्षर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, बिफोर क्राइस्ट। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्ता अक्षर है? ए, बिफोर क्राइस्ट। अगला है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले AD का पूर्ण रूप होता है एनो डोमिनी। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले AD का पूर्ण रूप होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, एनो डोमिनी। वर्ष 50 ईस्वी पूर्व, वर्ष 50 ईस्वी पूर्व 150 ईस्वी पूर्व के बाद आता है। वर्ष 50 ईस्वी पूर्व 150 ईस्वी पूर्व के बाद आता है। वर्ष 1015 में किस शताब्दी, वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, 11वीं शताब्दी में। वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? 11वीं शताब्दी में। अगला 20वां प्रश्न है। 20वां प्रश्न कह रहा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। इसका ए का हो जाएगा दोस्तों 4, ए का 4 विक्रम संवत्सर 58 ईसा पूर्व। फिर है शक संवत्सर, बी का 3 हो जाएगा 78 ईस्वी। गुप्त संवत्सर इसका हो जाएगा दोस्तों 2, 320 ईस्वी। कली संवत्सर इसका हो जाएगा दोस्तों 3102 ईस्वी पूर्व। विक्रम संवत्सर हो जाएगा 58 ईस्वी पूर्व। शक संवत्सर हो जाएगा 78 ईस्वी पूर्व। गुप्त संवत्सर हो जाएगा 320 ईस्वी पूर्व। और कली संवत्सर हो जाएगा 3102 ईस्वी पूर्व। विक्रम संवत्सर हो जाएगा 58 ईस्वी पूर्व। फिर शक संवत्सर हो जाएगा 78 ईस्वी। गुप्त संवत्सर हो जाएगा 320 ईस्वी। कली संवत्सर हो जाएगा 3102 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईस्वी पूर्व में। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईस्वी पूर्व में। अगला 22वां प्रश्न है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो 22वां का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, कनिष्क के। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, कनिष्क के। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो 23वां का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, शक संवत पर। भारत का राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, शक संवत पर। अगला है, गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, चंद्रगुप्त फर्स्ट को। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त फर्स्ट को। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो इसका हो जाएगा ये, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। अगला दोस्तों 26वां प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो 26 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 1, 2, 3। विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुआ। शक संवत 78 ईस्वी से आरंभ हुआ। गुप्त संवत 319 ईस्वी से आरंभ हुआ। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का से सही उत्तर चुनिए। पहला होगा, विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुआ। शक संवत 78 ईस्वी से आरंभ हुआ। गुप्त संवत 319 ईस्वी से आरंभ हुआ। अगला 27वां प्रश्न है। 27वां प्रश्न है दोस्तों, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो इसका ए हो जाएगा, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचूरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचूरी संवत भी कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, त्रैकूटक संवत। निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचूरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचूरी संवत भी कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, त्रैकूटक संवत। त्रैकूटक संवत। अगला 29वां प्रश्न है, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, विक्रमादित्य सिक्स ने। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? विक्रमादित्य सिक्स ने। अगला है 30वां, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? इसका हो जाएगा डी, लक्ष्मण सेन। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, 1931 ईस्वी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, 1931 ईस्वी। विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत के रूपांतरित करने पर मान होगा? तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, 2013। विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने पर मान होगा 2013 ईस्वी। अगला प्रश्न है दोस्तों 33वां, विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 135 वर्ष। विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? 135 वर्ष। पुलकेशिन फर्स्ट का बादामी शिलालेख 1 वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत से में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा? तो 34 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 600। पुलकेशिन फर्स्ट का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 600। अगला 35वां प्रश्न है, राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, तो साके शक संवत क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1928 साके। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, तो साके शक संवत क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, 1928 साके, 1928 साके। अगला प्रश्न है 36वां, पुरातत्व में अस्तर विन्यास पद्धति स्ट्रेटिग्राफी निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। पुरातत्व में अस्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। अगला 37वां प्रश्न है, कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, विलर्ड लिब्बी ने। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? विलर्ड लिब्बी ने, विलर्ड लिब्बी ने। अगला 38वां प्रश्न है, काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूने को काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? तो 38वां का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, कार्बन 14। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूने का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? तो 38 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, कार्बन 14। कार्बन डेटिंग निम्न आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? तो 39 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, जीवाश्म। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण में हेतु प्रयुक्त होती है? जीवाश्म। अगला प्रश्न है 40वां, प्राग ऐतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब? 40 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, मानव ने लिखना सीखा। प्राग ऐतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा। अगला 41वां प्रश्न है, भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड का आरंभ कब से माना जाता है? तो 41 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 600 ईस्वी पूर्व से। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड का आरंभ कब से माना जाता है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों सी, 600 ईस्वी पूर्व से। अगला प्रश्न है 42वां, सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, लेखन की। 42 का हो जाएगा ए, सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है? ए, लेखन की। अगला प्रश्न है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर को का फर्स्ट चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये, 22 मार्च अथवा 21 मार्च।
शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पांचांग नेशनल कैलेंडर का 1 चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 43वां का ए 22 मार्च अथवा 21 मार्च। अगला प्रश्न है किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी सेलेरियस ने। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? सेलेरियस ने। 45वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी अल बरूनी ने। निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी अल बरूनी ने। अब हम लोग का अगला चैप्टर है ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत का दोस्तों पहला क्वेश्चन है ऐतिहासिक स्रोत का पहला क्वेश्चन है बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोत को कहा जाता है? तो ए ऐतिहासिक स्रोत। बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोत को कहा जाता है ऐतिहासिक स्रोत। अगला प्रश्न है दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दूसरा का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। अगला तीसरा प्रश्न है ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? इसका हो जाएगा दोस्तों ए ऋग्वेद में। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऋग्वेद में। अगला चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी पुराण। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? तो इसका डी हो जाएगा पुराण। पांचवा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है कि जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है? तो पांचवा का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी महाभारत। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है कि जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है, जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी महाभारत। अगला त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, छठा का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी बौद्धों का। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का, छठा का आंसर बी हो जाएगा। जातक किसका ग्रंथ है? सातवां का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी बौद्ध का। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध का। मिलिंद मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो आठवां का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए नागसेन। मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो आठवां का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नागसेन। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो नौवां का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी कौटिल्य के अर्थ का अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगला है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो 10वां का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी राजनीतिक नीतियां। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी राजनीतिक नीतियां। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? 11वां का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी राजतरंगिणी। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। 12वां प्रश्न है अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो 12वां का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी पाणिनि। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी पाणिनि। महाभाष्य के रचनाकार का नाम है? तो 13 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी पतंजलि। महाभाष्य के रचनाकार का नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी पतंजलि। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था? 14 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी अग्निमित्र। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र के नाटक का नायक था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी अग्निमित्र। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बी बाणभट्ट के द्वारा। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बी बाणभट्ट के द्वारा। विक्रमांक चरित के रचनाकार का नाम है? 16 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी बिल्हन। विक्रमांक चरित के रचनाकार का नाम है बिल्हन। आगे चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? 17 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए पृथ्वीराज रासो।
चंद बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है ए पृथ्वीराज रासो। अगला है, निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो 18 का आंसर हो जाएगा दोस्तों दी हेरोडोटस। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हेरोडोटस। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो 19 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ये मेगास्थनीज ने। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो 20 का आंसर हो जाएगा दोस्तों दी इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इंडिका। जियोग्राफिया की रचना किसने की? जियोग्राफिया की रचना किसने की? 21 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी स्ट्रैबो ने। जियोग्राफिया की रचना किसने की? स्ट्रैबो ने। अगला प्रश्न है, प्लिनी की पुस्तक का नाम है? प्लिनी की पुस्तक का नाम है, 22वां का आंसर हो जाएगा दोस्तों भी नेचुरलिस हिस्टोरिया। प्लिनी की पुस्तक का नाम है नेचुरलिस हिस्टोरिया। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की? तो 23वां का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की? अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। अगला है, फाहियान कहाँ का निवासी था? 24 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी चीन का। फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का। आगे है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका आंसर हो जाएगा डी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी वेंतसोंग। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? वेंतसोंग। आगे है 27वां प्रश्न, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया? तो 27 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ये पाल। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया? तो 27 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए पाल। अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? 28 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए महमूद गजनबी। अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए महमूद गजनबी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए मोरक्को से। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी मोहम्मद बिन तुगलक। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला 31वां प्रश्न है, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443 से 1444 ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो 31 का आंसर हो जाएगा दोस्तों भी देवराय सेकंड के। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने 1443 से 1444 ईस्वी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो 31 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी देवराय सेकंड। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी 1861 ईस्वी में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी 1861 ईस्वी में। भारतीय पुरातत्व का जनक द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। आगे है, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी दयाराम साहनी। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। आगे, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? तो 35वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? 1921 ईस्वी में। अगला 36वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं? तो 36 का ए हो जाएगा दयाराम साहनी एवं रखाल दास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी एवं रखाल दास बनर्जी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभार थे? 37वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी सर जॉन मार्शल। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभार थे सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? 38वां प्रश्न है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी सिक्के व धातुओं का अध्ययन। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। अगला प्रश्न है, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य का उल्लेख मिलता है। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेख। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज कौन था? तो 40 का आंसर हो जाए दोस्तों डी जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? इसका आंसर हो जाए दोस्तों डी जेम्स प्रिंसेप। अगला है अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो 41 का आंसर हो जाए दोस्तों ये प्राकृति व ब्राह्मी। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो प्राकृति व ब्राह्मी लिपि में। अगला 42वां प्रश्न है कहाँ से अशोक के द्विभाषीय ग्रीक एवं आर्माइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो 42 का आंसर हो जाए दोस्तों ये सर ए कुना कंधार से। कहाँ से अशोक के द्विभाषीय ग्रीक एवं आर्माइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? सर ए कुना कंधार से। अगला प्रश्न है 43वां अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एक खरोष्ठी। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो 43 का आंसर हो जाएगा दोस्तों एक खरोष्ठी। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी? तो 44 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी खरोष्ठी। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी खरोष्ठी लिपि। अगला 45वां हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। 45 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी केवल वासुदेव से। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो 46 का आंसर हो जाए दोस्तों ये हाथी गुम्फा अभिलेख। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाए दोस्तों एक हाथी गुम्फा अभिलेख। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो 47 का आंसर हो जाए दोस्तों बी शक क्षत्रप रुद्र दमन द्वारा। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो इसका आंसर हो जाए दोस्तों बी शक क्षत्रप रुद्र दमन द्वारा। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो 48 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए रुद्र दमन के। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? 48 का ए हो जाएगा रुद्र दमन के। आगे 49वां प्रश्न निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? 49 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी महाक्षत्रप रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया? महाक्षत्रप रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। आगे है दोस्तों 50वां प्रश्न निम्नलिखित चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? 50 का आंसर हो जाए दोस्तों डी पर्याग के। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? पर्याग के। पर्याग प्रशस्ति अभिलेख का लेखन हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो 51वां का आंसर हो जाए दोस्तों ये समुद्रगुप्त। पर्याग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो इसका आंसर हो जाए दोस्तों ये समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है 52वां मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो 52वां का आंसर हो जाए दोस्तों चतुर्थ सदी में। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो इसका आंसर हो जाए दोस्तों सी चतुर्थ सदी में। 53वां प्रश्न है दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो इसका आंसर हो जाए दोस्तों बी चंद्र के। दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? इसका आंसर हो जाए दोस्तों बी चंद्र के। आगे सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो 54 का आंसर हो जाए दोस्तों सी एरन अभिलेख से। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख से। अगला प्रश्न है एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? 55 का आंसर हो जाए दोस्तों डी भानुगुप्त से। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से? भानुगुप्त से। 56वां प्रश्न है ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो 56वां का आंसर हो जाए दोस्तों बी पुलकेशिन सेकेंड। ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? इसका आंसर हो जाए दोस्तों बी पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न है 57वां हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय
के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एहोल अभिलेख से। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? एहोल अभिलेख से। अगला प्रश्न कह रहा है कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, एहोल के उत्कीर्ण लेख में। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो 58 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, एहोल के उत्कीर्ण लेख में। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो 59 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, राजराजा फर्स्ट। राजराजा फर्स्ट। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, राजराजा फर्स्ट। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो 60 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, उत्तर मेरूर। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? उत्तर मेरूर अभिलेख। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ? तो 61वां का आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 600 ईस्वी पूर्व में। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ? 600 ईस्वी पूर्व में। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है? भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है 62 का ए हो जाएगा आहत सिक्का। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है आहत सिक्का। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, इंडो बैक्टीरियन। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्टीरियन ने। आगे है 64वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो 64 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, कुषाण ने। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, कुषाण ने। 65वां प्रश्न, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? 65 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, सीसा का। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, सीसा के। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो 66 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, कुषाण शासकों ने। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? कुषाण शासकों ने। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, गुप्त काल में। निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? 68 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, अरिकमेडु से। निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? अरिकमेडु से। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? 69 का आंसर हो जाएगा दोस्तों गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। प्राचीन काल में भारत के लोग वर्मा को किस नाम से जानते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये, सुवर्ण भूमि। प्राचीन काल में भारत के लोग वर्मा को किस नाम से जानते थे? सुवर्ण भूमि। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? डी, कंबोडिया में। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? 72 का आंसर हो जाए दोस्तों बी, लैटिन भाषा में। प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, लैटिन भाषा में। चचनामा सिंध का इतिहास और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? सी, अरबी में। चचनामा हिंद सिंध का इतिहास और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, अरबी में। चचनामा सिंध का इतिहास और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया? तो इसका सी हो जाएगा अरबी में। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 74 का डी, मागध का। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में किसका व्यवसाय था? इसका डी हो जाएगा मागध का। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत यात्रा की थी 518 ईस्वी से 522 ईस्वी में। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत यात्रा की थी 518 ईस्वी से 522 ईस्वी में। अगला 76वां प्रश्न, महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईस्वी पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये, पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख। महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईस्वी पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? तो 76 का ए हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख। राबातक अभिलेख संबंधित है सी, कनिष्क से। राबातक अभिलेख संबंधित है कनिष्क से। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो 78 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ये, हेरोडोटस ने। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका ए हो जाएगा, हेरोडोटस ने।
किसने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को उर्दूवाचित किया? तो इसका आंसर हो जाए दोस्तों डी, जेम्स प्रिंसेप ने। किसने ब्राह्मी और एवं खरोष्टी लिपियों को उर्दूवाचित किया? इसका आंसर हो जाए दोस्तों डी, जेम्स प्रिंसेप ने। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत के की कौन सी लिपि दाहिने से बाहीं की ओर लिखी जाती थी? तो 80 का आंसर हो जाए दोस्तों सी, खरोष्टी। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिनी से बाईं की ओर लिखी जाती थी? इसका आंसर हो जाए दोस्तों सी, खरोष्टी लिपि।